Okay, so let us uh, go through this topic. So the first thing is like you know, you have to define posture, right? So it is the subconscious adjustment of tone in different muscles so as to maintain balance during displacement of the body, which is caused by gravity or acceleration. Meaning that the tone is present in all the muscles of the body to some extent. तो उसी को सबकॉन्शियसली वो टोन एडजस्ट हो जाता है. आपको स्टैंड करना है तो वो टोन कुछ प्रकार से एडजस्ट हो जाता है आपके एक्सटेंसर मसल्स में. आपको बैठना है तो टोन उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग मसल्स में. और आपको सोना है तो सुपाइन पोजीशन में टोन अलग अलग मसल्स में अलग अलग डिग्री तक होगा टोन. तो इन सभी पोजीशंस में मेन ये है कि आपको बैलेंस मेंटेन करना है टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी और एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इसलिए कि जैसे मान लो आप दौड़ते हो या फिर आपको कोई धक्का देता है तो वो ऑल दीज आर ऑल एक्सेलरेटरी फोर्सेस. So you have to prevent yourself from falling down. It is subconscious because you are not aware that tone is happening. You know, that is the meaning of subconscious. So this is the standard definition. There are many other similar definitions. You can remember whatever is appropriate to you. Now, for us, for human beings, we have an erect posture. हमारा बाइपेडल गेट है, मतलब हम दो पैरों पे खड़े हैं. एनिमल्स चार पैर पे होते हैं, राइट. तो फ्रॉम क्वाड्रूपेड टू बाइपेडल गेट हमने चार पैर से दो पैर पे हमने खड़ा रहना सीख लिया है. और दो पैर पे खड़े रहते तो हम हमारे दो हाथ फ्री हो जाते तो हम उन दो हाथों से और कोई काम कर सकते हैं. तो मतलब कि पैर की इम्पोर्टेंस ज्यादा हो गई और पैर पे वजन ज्यादा हो गया. जब तक चार पैर थे तब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, लेकिन बाइपेडल गेट में यू नो we have to like maintain a proper balance, otherwise we are more likely to fall down. चार पैर वाला एनिमल वो गिरने से बच जाता है, but for two people with like for human being it is very important and it is a bit difficult. But over the years all these reflexes have evolved and they help us to maintain balance. So erect posture is most very important for all the motor activities of man and other higher animals, like other higher animals. So like it is the chimpanzees and all these, most of the times they are also having a bipedal gait. So there is a static posture and a dynamic posture. बहुत ही easy है. static posture मतलब आप खड़े हो, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, that is static. Dynamic means you are doing some active work, you are standing and doing some active work, so that is dynamic posture. So see, like this is a diagram which I just came up in the morning today. बाइपेडल गेट, ये दो पैरों पे इंसान खड़ा है, राइट. और उसको यदि थोड़ा सा ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, दिस इज एन एक्सेलरेटरी फोर्स जिसने धक्का दिया है उसको, राइट. तो इस साइड पे जो है इसको ये इस साइड पे मसल की एक्टिविटी बढ़ जाएगी ऑन द लेफ्ट साइड, राइट. बिकॉज यहाँ पे इसको इसी पैर पे, ये पैर हवा में आ जाएगा तो ये इस पे फोर्स, इस पे ज्यादा वो प्रेशर आएगा तो यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ जाएगी. और थोड़ी देर के बाद जब ये फोर्स चला जाएगा तब वापस वो तो अपने रूटीन पोस्चर पे आ जाएगा. सो व्हाट आई एम हिंटिंग इज, सॉरी, such delicate imbalances are happening in day to day life. तो सबसे पहले तो ये है कि जब पोस्चर डिस्टर्ब हो जाता है या फिर पोस्चर को डिसबैलेंस करने के लिए, या फिर ह्यूमन बीइंग जब स्टैंड होता है या फिर कोई भी पोस्चर होता है तो उसको इनबैलेंस करने के लिए जितने भी फोर्सेस है उसको हम कैसे रीड करते हैं या फिर हमको कैसे सेंस करते हैं. What are the stimuli what are the receptors which are sensing the displacement,
or which are sensing the disturbance. तो those receptors are first of all visual. मैंने इसको लास्ट में इसलिए लिखा है कि ये उसके रिफ्लेक्सेस हम लास्ट में कवर करेंगे। तो विजुअल रिसेप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखने से पता चल जाएगा कि आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। देन कम्स वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर ये आपके ऑटोलिथ ऑर्गन्स है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, राइट। तो वहां से ही आप सेंस कर लोगे कि आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। जॉइंट एंगल चेंज हो जाएगा, जो थोड़ा सा भी उसके आसपास जो पेसिनियन कॉर्पसल्स है वो सब एफरेंट इम्पल्सेस ले जाएंगे। फिर मसल स्पिंडल डेफिनेटली मसल स्पिंडल स्ट्रेच हो जाएंगे। स्ट्रेच होंगे तो फिर वो तुरंत वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि इवन माइक्रोन और इतने माइक्रोन के लेंथ का जो अगर उनके लेंथ में चेंज होगा तो तुरंत सेंस कर लेगा। वो मिलीमीटर, लेस देन अ मिलीमीटर उस रेंज में चेंज होगा। इट विल बी स्टिम्युलेटेड, it will get stimulated and it will pass the afferent impulses to the spinal cord and then to the brain. So afferent inputs इन 4 जगह से आएंगे। यदि हम आंख बंद कर ले तो वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे, और यदि हम वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर लेंगे तो विजुअल रिसेप्टर्स तो है ही, लेकिन ये दो को ब्लॉक कर लेंगे तो posture will be a bit disturbed, it won't be easy to maintain posture. So these two are very important. These two are also important, but these two are very important. अभी आपको केवल समझना है, आपको इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आंसर करना है, तो वो आप क्वेश्चन पेपर से देख के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उससे आपको आइडिया आएगा। पोस्चर का डेफिनेशन हो गया, एक बेसिक आइडिया हो गया। Now we shall cover the regulation of posture, how the posture is controlled or how it is regulated. There are two mechanisms. The first is mechanisms involved in maintenance of posture. Posture को maintain करने के लिए जो भी mechanism है वो हम सबसे पहले cover करेंगे, और आज शायद उतना ही हो पाएगा 2 घंटे में, because it is a very elaborate topic और मुझे आपको ओवरबर्डन भी नहीं करना है। रोल ऑफ डिफरेंट रीजन्स जो है, मतलब कि ब्रेन के अलग अलग रीजन्स क्या रोल प्ले करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड क्या प्ले करता है, ब्रेन स्टेम क्या रोल प्ले करता है, हायर सेंटर्स क्या रोल, वो सब कैसा कंट्रोल करते हैं, ये हम कवर करेंगे सैटरडे को। सो मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर वी आर गोइंग टू कवर फर्स्ट। So the first thing is that which are the different mechanisms, so that we shall see subsequently. सबसे पहले तो during static posture और dynamic posture, मतलब static और dynamic posture दोनों वक्त how is it maintained, तो static posture कैसे maintain होता है और dynamic posture कैसे maintain होता है। तो the tone is altered in different muscles, right? ये हमने कवर कर लिया कि अलग अलग मसल्स में टोन रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसकी वजह से टोन मेंटेन होता है, और ये कंट्रोल होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स से। सो द प्राइमरी थिंग, द बेसिक थिंग टू कंट्रोल द टोन इज स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज अ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, और मसल स्पिंडल का जो फायरिंग है वो ए अल्फा फाइबर से जाएगा, और वो सब हमने कवर कर लिया, तो वो पूरा आपको याद रखना है। So I'll just give you an example. So static और dynamic posture. तो static posture की बात करें तो जैसे you are standing, let's say a traffic policeman is standing at a signal, and that is a static posture. So some of his muscles, quadriceps femoris, gastrocnemius, the back muscles, quadratus lumborum वगैरह, बैक और नेक के मसल्स सभी टोनिकली कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, राइट। तो उनमें टोन रादर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। The tone of those muscles will increase because he has to stand and prevent himself from falling. That is static posture. Dynamic posture, let's say a cricket player, a cricketer at a crease, like he is wanting to play a cover drive shot. तो वो cover drive shot खेलने के लिए उसके बैक के मसल्स और पैर के मसल्स कुछ एक डेफिनेट रिजिड हो जाएंगे या फिर स्टिफ हो जाएंगे, एक प्रॉपर पोस्चर एज्यूम कर लेंगे, और फिर वो हाथ से वो शॉट खेल पाएगा। सो द एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स आर द मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब,
whereas the muscles of the back and the lower limb have assumed a posture or an attitude, right? They have become their tone is increased so as to adopt a proper configuration of the body. बॉडी का एक प्रॉपर एटीट्यूड एज्यूम कर लिया और वो एक बैकग्राउंड एक्टिविटी है और उसके ऊपर एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स है अपर लिम्ब, तो उसको डायनामिक पोस्चर बोलेंगे. सो दैट इज द डिफरेंस. पोस्चरल रिफ्लेक्सेस और मसल टोन ये दो मेन मैकेनिज्म्स है पोस्चर मेंटेन करने के लिए. दोनों अलग अलग नहीं है, दे बोथ आर सेम. मसल टोन एंड पोस्चरल रिफ्लेक्सेस समझाने के लिए यहाँ पे और बुक में इंदु स्वाना में अलग अलग दिए हैं, बट दे बोथ आर सेम. मसल टोन हमको पता है क्या है. इट इज अ पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ मसल इन द रेस्टिंग स्टेट, राइट, और रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट, वॉट एवर द डेफिनेशन इज, यू रिमेंबर, राइट. और पोस्चरल रिफ्लेक्सेस मैं आपको समझाता हूँ. सी, in this diagram on your screens what you are looking at is a flow chart that the muscle, यहाँ से हम नीचे से इस डायग्राम को हम नीचे से रीड करेंगे तो अलग अलग मसल्स में जो मसल टोन होता है वो मिलके एक पोस्चर बनता है. द टोन इन डिफरेंट मसल्स, इफ यू कंसिडर इट, दैट विल बिकम अ पोस्चर. तो वो मसल टोन कंट्रोल होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स से, which is a monosynaptic reflex. So that stretch reflex is influencing the muscle tone. वो stretch reflex एक जो अलग अलग स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर से, राइट, जैसे एफरेंट इम्पल्सिस आ रहे हैं डोर्सल हॉर्न से और ऊपर से अलग अलग ट्रैक्स आ रहे हैं वेस्टिबुलोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, और स्पाइनल कॉर्ड में ही अलग अलग इंटरन्यूरॉन्स जो है उसको सिग्नल देंगे स्ट्रेच रिफ्लेक्स को, राइट. दे विल they will try to modify those reflex और वो स्पाइनल लेवल को कंट्रोल करेगा ब्रेन स्टेम, राइट. द मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला जहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन है रेटिकुलोस्पाइनल के लिए, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है वेस्टिबुलोस्पाइनल वो ट्रैक के लिए. तो दिस आर द दिस इज द हायरार्की. दिस इज द हायरार्की ऑफ द रेगुलेशन ऑफ दिस टोन. सुप्रास्पाइनल लेवल है, स्पाइनल लेवल है, वो दोनों मिलकर स्ट्रेच रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेंगे. सुप्रास्पाइनल डायरेक्टली भी स्ट्रेच रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेंगे वाया वेस्टिबुलोस्पाइनल एंड रेटिकुलोस्पाइनल, और स्पाइनल लेवल भी डायरेक्टली स्ट्रेच रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेंगे इंटरन्यूरॉन्स की मदद से. तो दिस आर द पोस्चरल रिफ्लेक्सेस. मतलब कि ये मसल टोन है और पोस्चरल रिफ्लेक्सेस क्या है कि जब सुप्रास्पाइनल और स्पाइनल लेवल जब इस स्ट्रेच रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेंगे अपनी तरीके से, when the supraspinal and the spinal level will control the stretch reflex, will modulate or regulate the stretch reflex, these are known as postural reflexes. तो ये यहाँ पे postural reflex और muscle tone दोनों एक ही चीज है, एक ही हायरार्की में आएंगे. समझाने के लिए हमने इसको अलग अलग किया है. That you have to remember. So supraspinal and spinal level. Now मसल टोन को हम सबसे पहले लेंगे 4-5 स्लाइड से, उसके बाद हम चालू करेंगे पोस्चरल रिफ्लेक्सेस. तो मसल टोन की बात करें तो एंटी ग्रेविटी मसल्स जो बॉडी के हैं ये सभी एंटी ग्रेविटी मसल्स है. और ये चीज वाइवा में बहुत ही कॉमनली पूछी जाती है. विच आर द मेजर एंटी ग्रेविटी मसल्स ऑफ द बॉडी. मैंने यहाँ पे स्टार किया है एस्टेरिस्क. सो दीज टू मसल्स आर द मेजर एंटी ग्रेविटी मसल्स. ये आपको भूलना नहीं है. फ्लेक्सर्स ऑफ अपर लिम्ब, एक्सटेंसर्स ऑफ लोअर लिम्ब, दे आर द मेजर एंटी ग्रेविटी मसल्स. फिर रिट्रैक्टर्स ऑफ नेक, मतलब जो नेक को पीछे ले जाएंगे. एलिवेटर्स ऑफ जॉइंट, सुप्रास्पाइनेटस, एक्सटेंसर्स ऑफ बैक. ये मैंने क्वेरी किया है, ये मुझे देखना होगा. रेक्टाइल मसल्स को क्यों एंटी ग्रेविटी कंसिडर करते हैं ये मुझे आई विल हैव टू बी जस्ट क्लियर. एक्सटेंसर्स ऑफ नी एंड एंकल, ऑल दीज आर द एंटी ग्रेविटी मसल्स एंड देयर टोन इज नॉर्मली वेरी हाई. इनका टोन बहुत ज्यादा रहेगा नॉर्मली बाकी सब मसल्स से. तो दीज आर दी एंटी ग्रेविटी मसल्स. फिर
इफ दीज मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स, यदि इन मसल्स को हम कंप्लीटली रिलैक्स कर देंगे तो बॉडी कोलैप्स हो जाएगा, जैसे कि अनकॉन्शियस पेशेंट में होगा। दैट इज वन थिंग। अब ये बहुत ही अच्छा मुझे डायग्राम नेट पे मिल गया, तो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया कि आपको एंटी ग्रेविटी का फंडा यदि समझना है तो यहाँ से अच्छे से पता चलेगा। हेड एंड नेक आपका कवर हो गया है, आपको उसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये स्कल है और यहाँ पे आएगा विच इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, इट इज द एटलास। एटलास इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा और उसके नीचे आएगा एक्सिस। तो जो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट यहाँ पे बनेगा, राइट, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, तो वो जॉइंट आएगा यहाँ पे, ये जहाँ पे सर्कल इंडिकेट किया है ब्लू कलर का। और यदि हम बात करें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो स्कल का और ब्रेन का दोनों का मिलकर अगर 8 या 9 किलो वजन होगा, 8 to 9 किलो ऑफ वेट ऑफ द ब्रेन एंड स्कल टुगेदर इन अ अलाइव पर्सन, राइट, 8-9 किलो का वजन होगा, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पे है। तो यदि एक तरह से देखा जाए कि तो ये दोनों अलाइंड नहीं है, दे आर नॉट अलाइंड, ये अलाइंड नहीं है, तो होगा ये कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द हेड इज इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द जॉइंट। मतलब कि ये दोनों अलाइंड नहीं है, तो ये हेड आपका आगे झुकने का टेंडेंसी रखेगा, देयर इज द टेंडेंसी ऑफ द हेड टू रोल फॉरवर्ड। और ये आपको इसका एक वेरी क्लियर एग्जांपल दूं तो जब भी आप सो जाओगे, अगर आप बैठे बैठे अगर किसी को सोने की आदत होगी, आपने देखा होगा, राइट, इफ द हेड इज नॉट सपोर्टेड, यदि हेड आपका सपोर्टेड नहीं है और आप बैठे बैठे सो रहे हो, तो द हेड हैज ऑलवेज अ टेंडेंसी टू रोल फॉरवर्ड। बंदे का हेड अगर हमेशा आगे आगे वो झुक जाएगा। दिस इज बिकॉज द सेंटर ऑफ द हेड, द ग्रेविटी इज इन फ्रंट, so the head has a tendency to roll forward, so you can see that this is the tendency to roll। तो उसको यदि हमको अलाइन रखना है, यदि नॉट अलाइन रखना है, बट यू नो इफ यू वांट टू प्रिवेंट दिस, द नेक मसल्स, सर्वाइको ऑक्सीपिटल मसल्स, दे हैव टू बी इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेंशन। वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, उनमें टोन बहुत ज्यादा रहेगा ताकि आपका हेड आगे गिरने से बच जाए। सो this cervico-occipital muscles will be in a constant state of tension. So this is the importance of tone and the anti-gravity muscles, right? So I hope this diagram is clear. Another example, anti-gravity को समझना है तो एक और आपको example मैं दे रहा हूँ। See this person is standing, यहाँ पे ये स्टैंड करेगा तो ये उसका जो है ग्रेविटी इसको ऐसे यहाँ पे जा रहा है, द अलाइनमेंट और द लाइन ऑफ ग्रेविटी इज पासिंग दिस वे। व्हाट विल ग्रेविटी टेंड टू डू, ग्रेविटी इसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स विल ट्राई टू मेक द पर्सन फॉल डाउन। और फॉल कैसे करेगा, वो मोस्टली आगे पीछे होके ही फॉल करेगा, क्योंकि नी जॉइंट है तो नी जॉइंट पीछे की तरफ बेंड होगा, राइट, आई मीन द पर्सन विल दिस द नी जॉइंट बेंड फ्रॉम हियर, so the person, the gravity wants to bring this person down, pull this person down, so ये जो ग्रेविटी है ये इसको नीचे पुल करेगा। लेकिन हम जब खड़े होंगे तो हम इजिली गिर नहीं जाएंगे। वाई, बिकॉज दिस इज द quadriceps femoris muscle, it has a particular length when standing। जब भी ग्रेविटी उसको थोड़ा पुल करेगा, ये सबकॉन्शियसली होगा, आपको नहीं पता चलेगा, तो quadriceps femoris स्ट्रेच हो जाएगा। When the gravity will try to pull the person down, the quadriceps femoris muscle length will slightly increase। ये मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, that the length will slightly increase because of the stretch which is happening because of gravitational pull। तो उस स्ट्रेच की वजह से मोनोसाइनेप्टिकली स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेट होने से क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगा और वापस ये पोस्चर आ जाएगा। तो आमतौर पे आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप इतना बैठ के बाद में आप वापस खड़े नहीं होंगे। दिस इज हैपनिंग अनकॉन्शियसली विदाउट योर नॉलेज। तो
by this example, I just wanted to show you how things are happening, right? So this is the role of the anti-gravity muscles. तो मैंने ये दो example दिए, cervico-occipital muscles, right? And this example. So I hope it is pretty clear. So you can see, during upright posture, gravity will tend to displace the body down, which causes the stretch of quadriceps muscles. This will lead to discharge from the muscle spindle, followed by reflex contraction, and this leads to reflex contraction of quadriceps, right? Will lead to leg becoming a strong pillar. Leg एकदम एक stiff pillar बन जाएगा ताकि आप अच्छे से खड़े रह सको, and that will counteract the gravitational force. So this is the flow chart. Now, I hope things are clear. Just reply me in the group. Are things clear so far? Okay, so that's great going. Good. Now we shall move further. ये मैंने होमवर्क और रिवीजन इसलिए लिखा, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ. I'll tell you what I want to say. See, if you have Indu Khurana with you, you can open the book on page on posture. और यदि ना भी है तो कोई इश्यू नहीं है. ये जो पोस्चर का वो जो पेज है वो खोल के रखिएगा, या फिर आपके पास सॉफ्ट कॉपी हो तो ये पर्टिकुलर फ्लो चार्ट है. रेगुलेशन ऑफ मसल टोन उसमें लिखा है. Regulation of muscle tone. Those of you who are not having the book, don't panic. सॉफ्ट कॉपी से आप पढ़ सकते हो, तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी हो तो देख लेना बाद में भी, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है. तो ये दो स्लाइड है, ये पूरा मैंने आईके से लिया है, इंदु खुराना से. एक रेगुलेशन ऑफ मसल टोन है, यहाँ पे ये बल्बो रेटिकुलर एरिया और बर्बो रेटिकुलर एरिया इन द मेडुला. तो यहाँ पे ये जो है ये रेटिकुलो स्पाइनल और वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक की बात कर रहा है. तो ये मुझे आपको ये दिस इज लाइक यू नो, यहाँ पे ये अलग अलग पूरा फ्लो चार्ट है. मैंने रेगुलेशन ऑफ मसल टोन की स्लाइड पावर पॉइंट स्लाइड शेयर पे रख दी है. आपको पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा कि मसल टोन का रेगुलेशन कैसे होता है, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक क्या काम करता है, वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक क्या काम करता है. तो ये पूरा ये इसी में है, राइट. और दूसरा है कि ये यहाँ पे एक छोटा सा इम्पोर्टेंट नोट दिया है. ये भी आपको मतलब जैसे इसमें से शायद एक आध एमसीक्यू या फिर नॉट एमसीक्यू बट अ वाइवा क्वेश्चन कैन कम. तो व्हाट इज अल्फा लेड रिजिडिटी, व्हाट इज गामा लेड, ये थोड़ा ज्यादा ही अबव एमबीबीएस लेवल का हो गया है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ. आपको यदि इंटरेस्ट है तो आप ये पढ़ सकते हो. ये पर्टिकुलर स्लाइड ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप ये पढ़ सकते हो. यहाँ पे अल्फा लेड रिजिडिटी क्या है, गामा लेड क्या है, ये आई वुड से दैट इट इज वन स्टेप हायर, इट इज मोर ऑफ अ पीजी लेवल. सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू राइट नाउ बिकॉज most of you will not be able to follow this, but this is a very good flow chart to understand the regulation of muscle tone. और इसको समझने के लिए आप ये जो मेरा पावर पॉइंट है वो आप रिफर कर सकते हो. तो ये मैंने होमवर्क रिवीजन दिया है, ये एक स्लाइड और ये दूसरी आप स्किप कर दोगे चलेगा. सो दैट इज अबाउट दिस टू थिंग्स. नाउ हमने मसल टोन बात कर ली, अब हम पोस्टीरियर रिफ्लेक्स की बात करेंगे. सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द मसल टोन. यहाँ पे हमने बात की थी कि मैकेनिज्म्स में दो मैकेनिज्म थे, पोस्टीरियर रिफ्लेक्सेस और मसल टोन. तो हमने मसल टोन की बात कर ली, अभी हम पोस्टीरियर रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे और वो एक काफी बड़ा बल्क है. बिलीव मी, ये पोस्टीरियर रिफ्लेक्सेस काफी बड़ा बल्क है और मुझे वो शांति से करना है. आपको अच्छे से एक एक रिफ्लेक्स पता चले ऐसे समझाना है. So I spent my entire day yesterday preparing this slide so that I can come up with good diagrams which can help you understand this topic in detail. So
पोस्टरल रिफ्लेक्सेस की बात करें तो सबसे पहले हमको एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट हमको ध्यान में रखने हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट हमने देखा था कि उसको मीडियल मोटर डिसेंडिंग सिस्टम बोलते हैं, मीडियल मोटर डिसेंडिंग सिस्टम। तो ये जो मीडियल मोटर डिसेंडिंग सिस्टम है, राइट, ये हमने ये भी देखा कि एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, मैं आपको रिकलेक्ट करवाता हूँ। तो मैंने बात की थी कि एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट मसल टोन और पोस्चर मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल द एक्सियल मसल्स ऑफ द बॉडी, जो भी सेंटर में जितने भी मसल्स है, मिड लाइन में मसल्स ऑफ नेक, बैक, राइट, ऑल दिस एक्सियल मसल्स अलोंग विद द प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स, जो प्रॉक्सिमल लिम्ब मतलब कि जो शोल्डर गर्डल और हिप गर्डल के जो मसल्स है उनको जो कंट्रोल करेंगे, वहां से ही टोन और पोस्चर मेंटेन होगा। तो पोस्टुरल रिफ्लेक्सेस मीडियल मोटर सिस्टम को या फिर मीडियल मोटर डिसेंडिंग सिस्टम की मदद से एक्ट करेंगे। पोस्टुरल रिफ्लेक्सेस के सेंटर कहाँ पे है? तो पोस्टुरल रिफ्लेक्सेस के बहुत सारे सेंटर्स है, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो दिस line is that influences the medial motor system and the motor neurons of proximal limb muscles. The two pathways of medial system which are very important in tone maintenance, lateral vestibulospinal और pontine reticulospinal tract, ये दो ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है टोन मेंटेन करने के लिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, रेगुलेशन ऑफ मसल टोन की मेरी स्लाइड्स है, वो एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा। यदि उसमें कोई डाउट है तो सैटरडे को आप मुझे उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट। तो टोन मेंटेन करने के लिए ये दो ट्रैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इम्पल्सिव डिसेंड इन द मीडियल सिस्टम पाथवे, एक्स्ट्रा पिरामिडल जो ट्रैक्स है सभी, उसमें से इम्पल्सिव जाके इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन पे एक्ट करेंगे और उससे एंटी ग्रेविटी मसल्स कंट्रोल होंगे। तो मैं आपको फिर से याद दिलवा दूं, हाँ, ये मसल टोन हमने बात कर ली कि कैसे वो नेक मसल्स हमारे हेड को आगे गिरने से बचाता है, कैसे क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस हमको स्टैंड करने में हेल्प करता है। तो ये मसल टोन की बात थी और कितने सारे एंटी ग्रेविटी मसल्स है वो सब हमने देख लिया। पोस्टुरल रिफ्लेक्सेस से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सुप्रा स्पाइनल लेवल है और ये स्पाइनल लेवल है, वो स्ट्रेस रिफ्लेक्स को मॉड्यूलेट करेंगे। तो ये सुप्रा स्पाइनल में आएगा हमारा ब्रेन स्टेम, राइट, और कॉर्टेक्स, और स्पाइनल लेवल में इंटरन्यूरॉन्स वगैरह। तो उनके ये जो रेटिकुलोस्पाइनल और वेस्टिबुलोस्पाइनल सब ट्रैक्ट्स है, वो यहाँ से यहाँ, लाइक आई हैव शोन इट 2 एरोस, तो वो स्पाइनल लेवल को भी कंट्रोल करेंगे और वो यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रेस रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करेंगे। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो। पोस्टुरल रिफ्लेक्सेस, ये दो ब्लू एरोज है, वो हमारे पोस्टुरल रिफ्लेक्सेस है। कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, तो वो पोस्टुरल रिफ्लेक्सेस है, उसके जो रिफ्लेक्स आर्क है, वो रिफ्लेक्स पूरा जो आर्क बनता है उसमें क्या क्या चीजें हैं। कोई भी रिफ्लेक्स आर्क में ये 3 चीजें होती है, एफरंट, सेंटर और ईफरंट। ये आपको याद रखना है, एफरंट, सेंटर, ईफरंट। एफरंट मतलब क्या कि जो रिसेप्टर जो सेंस करता है, तो हमने रिसेप्टर्स देख लिए थे, विजुअल रिसेप्टर, वेस्टिबुलर रिसेप्टर, जॉइंट रिसेप्टर और मसल स्पिंडल। तो जॉइंट और मसल स्पिंडल को इसने प्रोप्रासेप्टर में इसने गिनती कर ली यहाँ पे पूरा, राइट। हालांकि जॉइंट रिसेप्टर को, सभी जॉइंट रिसेप्टर प्रोप्रासेप्टर्स नहीं होते, बट इट इज जस्ट काउंटेड इट हियर। आईज आ गए और वेस्टिबुलर अपैरेटस। तो ये एफरेंट पाथवेज जो है इन सभी रिफ्लेक्सेस के लिए, आईज, वेस्टिबुलर अपैरेटस और प्रोप्रासेप्टर। सेंटर कौन सा है? तो सेंटर हमने देख लिया सुप्रास्पाइनल और स्पाइनल। सुप्रास्पाइनल में आएगा ब्रेन स्टेम और उसके ऊपर, और स्पाइनल में स्पाइनल कॉर्ड आएगा। ईफरेंट कौन से है? तो ईफरेंट है हमारे अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। हमेशा अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होंगे, क्योंकि अल्फा मोटर न्यूरॉन डायरेक्टली स्केलेटल मसल्स के एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर को सप्लाई करते हैं। तो ये हमारे आ गए ईफरेंट पाथवे। तो एफरेंट, सेंटर एंड efferent, this is the entire reflex arc.
तो अगेन वेस्टिबुलर और विजुअल हमारे ए फ्रंट हो गए ये, और ये प्रोप्रायोसेप्टर्स में गिनती कर ली, राइट। और स्पाइनल और सुप्रास्पाइनल सेंटर, और ई फ्रंट में आएंगे हमारे अल्फा मोटर न्यूरॉन, पेरिफेरल नर्व जो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स को सप्लाई करते हैं। तो अभी हम फाइनली पोस्टुरल रिफ्लेक्सेस के ब्रॉड क्लासिफिकेशन पे एंटर होते हैं। पोस्टुरल रिफ्लेक्सेस कितने टाइप के होते हैं? तो मेन दो टाइप के होते हैं। तो हमने एक स्टैटिक पोस्चर और डायनामिक पोस्चर की बात की थी, तो सेम वही है, स्टैटिक रिफ्लेक्सेस एंड स्टैटोकाइनेटिक। मतलब कि स्टैटोकाइनेटिक मतलब एक तरह से बोला जाए तो डायनामिक, राइट। स्टैटोकाइनेटिक तो स्टैटिक मतलब कि इसमें जो है ग्रेविटेशनल पुल हमेशा एक अपोजिंग फोर्स है जो इंसान को स्टैंडिंग पोस्चर से नीचे गिराने की कोशिश करता है। तो स्टैटिक पोस्चर में द अपोजिंग फोर्स इज ग्रेविटेशनल पुल। स्टैटोकाइनेटिक के अंदर एक्सेलरेटरी डिस्प्लेसमेंट, स्टैटोकाइनेटिक के अंदर एक्सेलरेटरी डिस्प्लेसमेंट, यू आर रनिंग और लेट्स से यू आर वॉकिंग, राइट, और एनी सच एक्टिविटी, यू आर जंपिंग, इन सभी एक्टिविटी में एक्सेलरेशन जो होता है तो वो एक अपोजिंग फोर्स है जिसके अगेंस्ट आपको पोस्चर एज्यूम करना है। एनी इवेंट, एनी मूवमेंट फ्रॉम द स्टैंडिंग पोस्चर, यू आर कीपिंग द फुटबॉल और यू आर डूइंग एनी सच एक्टिविटी, राइट, तो विच इज नॉट स्टैटिक, तो उसमें एक्सेलरेशन हमेशा आपको गिराने की कोशिश करेगा, राइट। तो दिस इज वन थिंग। नाउ वी विल कवर स्टैटोकाइनेटिक में केवल 3 या 4 चीजें हैं, एक और सारे हैं। तो तेरा स्टार्ट में ग्रेविटेशनल पुल, एक्सेलरेटिव डिस्प्लेसमेंट, जो भी इनिशियली थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेंस करेगा हमारा वेस्टिबुलर रिसेप्टर। स्टैटोकाइनेटिक में वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और विजुअल रिसेप्टर्स का भी रोल है। तो इसको हम अभी फिलहाल वी शैल कवर इट लेटर, राइट। So both these reflexes, their centers are in the CNS, right, in the spinal cord, in the midbrain, in the brainstem, and in the cortex, right. और इन सभी रिफ्लेक्सेस में अपार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक, पिरामिडल ट्रैक का भी रोल आता है, क्योंकि पिरामिडल में एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल है और ओके, so just a second, I'll just troubleshoot the voice. Hello. Hello. Okay, class, is the voice clear now? Am I audible loud and clear? Okay, so since most of you have replied in the affirmative, I shall proceed. Fine. So what I was trying to explain, you know, that the static reflexes and statokinetics, static reflexes और statokinetics, तो static reflexes में ग्रेविटेशनल पुल हमको अपोज करेगा, स्टैटोकाइनेटिक में एक्सेलरेटरी डिस्प्लेसमेंट में जो है एक्सेलरेटरी डिस्प्लेसमेंट वो हमको अपोज करेगा। तो यहाँ पे एक आपको ये देखना है, यू नो दैट स्टैटोकाइनेटिक में इसको यहाँ पे फेजिक रिफ्लेक्सेस बोला गया है। फेजिक इसलिए क्योंकि आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो वो स्टैंडिंग पोस्चर पे, यदि मान लो कि आपको फुटबॉल किक करना है तो फुटबॉल किक कर लिया तो उसी वक्त सिर्फ आपने डायनामिक एक्टिविटी की, बाकी बैकग्राउंड में तो आप खड़े हो, राइट। सो दैट इज अ फेजिक और इट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी, सो इट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन रिफ्लेक्स। सो ये हम एक एक करके इसको कवर करेंगे तब ये क्लियर होगा। जस्ट रिमेंबर दैट द सेंटर
The center for these reflexes are in the spinal cord, in the brainstem, and in the cortex. And apart from extrapyramidal, pyramidal tracts are also involved to some extent, right? Apart from the extrapyramidal, the pyramidal tracts are also involved to some extent because the anterior corticospinal tract is controlling the, the axial and the proximal limb musculature. That's why. So this is one thing. Now just have a look at this particular slide, and you shall understand what types of reflexes are involved. So what you are looking at right now is the static reflexes. के static reflexes कितनी तरह के होते हैं? तो लोकल, सेगमेंट और जनरल याद रखना है। लोकल, सेगमेंटल और जनरल। अभी इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, देखने से ऐसा लगता है कि ये कैसे याद रहेगा। जस्ट मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। लोकल मतलब कि वो मसल्स को, उन मसल्स को कंट्रोल करता है जो सेम सेगमेंट पे है, या फिर लाइक जैसे बाइसेप्स मसल्स है तो बाइसेप्स मसल की रूट वैल्यू है C5 C6, तो उन दो सेगमेंट तक लिमिट रहेगा वो। तो लोकल स्टैटिक रिफ्लेक्सेस, they will control the muscles on the same side of the body in those same segments. C5 C6 पे ही वो लिमिट रहेगा, उसमें अंदर ही वो कंट्रोल हो जाएगा। दैट इज लोकल। सेगमेंटल मतलब क्या कि मसल्स ऑन दोज सेगमेंट्स ऑन द अपोजिट साइड, कि मतलब कि राइट और लेफ्ट दोनों का इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। सेगमेंटल स्टैटिक रिफ्लेक्स में राइट हाफ और लेफ्ट हाफ, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी का इंटीग्रेशन हो रहा है। और फिर आएगा जनरल। जनरल मतलब वो बहुत सारे स्पाइनल सेगमेंट्स में वो इंटीग्रेट हो रहा है, मतलब कि जैसे रिफ्लेक्स इनिशिएट हो रहा है लेट्स से C5 पे, तो वो लंबर और थोरेसिक लेवल तक जाएगा, तो उसको जनरल बोलेंगे। ये हम एक के बाद एक इसको कवर करेंगे तो ये ज्यादा पता चलेगा। तो अभी याद रखना है लोकल, सेगमेंटल और जनरल। तो लोकल रिफ्लेक्सेस में हम देखते हैं सबसे पहले there are three types of reactions or reflexes. Local static reflex. तो लोकल स्टैटिक रिफ्लेक्स का जो सेंटर है वो स्पाइनल कॉर्ड में है, राइट। इन सभी जो रिफ्लेक्सेस है लोकल, सेगमेंटल और जनरल के, सभी के सेंटर स्पाइनल कॉर्ड में है। तो ये लोकल स्टैटिक रिफ्लेक्स इज लाइंग इन द स्पाइनल कॉर्ड। और कौन से आएंगे इसमें? एंटी ग्रेविटी मसल्स का टोन कंट्रोल करने के लिए जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, जो हमने बेसिक रिफ्लेक्स की ऑलरेडी बात कर ली है, वो सबसे पहले आता है। कंट्रोल ऑफ द एंटी ग्रेविटी मसल टोन। तो ये हम अभी नहीं, इसको हम ज्यादा अभी और रिवाइज नहीं करेंगे, बिकॉज दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। रिफ्लेक्स कंट्रोल ऑफ टोन ऑफ एंटी ग्रेविटी मसल, ये दो हमें बात करनी है। पॉजिटिव सपोर्टिंग रिएक्शन, नेगेटिव सपोर्टिंग रिएक्शन, राइट। तो सबसे पहले तो फिर से मैं बोलता हूँ, स्टैटिक रिफ्लेक्सेस मतलब कि जो स्टैटिक पोस्चर मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है उसको स्टैटिक रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, राइट। और स्टैटिक रिफ्लेक्सेस में लोकल आएगा पहले, सेगमेंटल आएगा और जनरल आएगा। ये तीन है कैटेगरी। लोकल मतलब क्या कि इट इज लिमिटेड टू one or two spinal segments, but it will control muscles on the same side. सेगमेंटल में मसल्स ऑन द अपोजिट साइड, और जनरल में बहुत सारे मसल्स आएंगे। यहाँ पे लेट्स से 1 or 2 मसल्स आर इन्वॉल्व, और 1 or 2 or 3 मसल्स ऑन द सेम साइड। यहाँ पे 2 or 3 मसल्स ऑन द अपोजिट साइड, और यहाँ पे बहुत सारे मसल्स आएंगे। लोकल के अंदर मैंने बोला कि एंटी ग्रेविटी मसल का टोन जैसे मेंटेन करते हैं, पॉजिटिव सपोर्टिंग और नेगेटिव सपोर्टिंग। तो ये हमने बात कर ली। रिफ्लेक्स कंट्रोल ऑफ एंटी ग्रेविटी टोन, इट इज द बेसिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स विच कीप्स द बॉडी अपराइट, राइट। सबसे पहले आएगा पॉजिटिव सपोर्टिंग रिएक्शन। हमें इसको कैसे समझना है कि व्हाट इज अ पॉजिटिव सपोर्टिंग रिएक्शन। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है आपके बुक में, इसमें से मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस छांटे हैं।
द पॉजिटिव सपोर्टिंग रिएक्शन हेल्प्स इन स्टेडिंग द एंकल जॉइंट। स्टैंडिंग पोजीशन में आप इमेजिन करो, अगर आप खड़े हो, राइट, या फिर आप अभी खड़े हो सकते हो अपने टेबल के सामने, तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा वेट कहाँ पे आएगा। इट विल बी एट योर एंकल जॉइंट एंड नॉट एट योर नी जॉइंट। आपके एंकल जॉइंट पे सबसे ज्यादा वेट आएगा, राइट। एंड एंकल जॉइंट इज, यू नो, it is smaller in size compared to the knee joint. Ankle joint size is smaller compared to the knee joint, and so it is, you know, it is very important that it bears the entire weight of the body. बॉडी का एंटायर वेट बेयर करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी बार आपने देखा होगा कि आप जैसे मान लो गड्ढे में पैर गिर गया या फिर पैर स्लिप हो गया, तो आपका एंकल जॉइंट, यू नो, स्प्रेन हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि मेरे पैर का स्प्रेन हो गया है, राइट। यू गो टू अ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। Most of the time ankle joint sprain is very common. Ankle joint sprain is very common because it bears a lot of weight. तो ankle joint को steady करना बहुत ही important है standing position में। So for that there is a simultaneous contraction of the flexor and extensor. Flexor और extensor दोनों का simultaneous contraction होगा। अभी आप लोग मुझे बताओगे कि ankle joint के flexors कौन से हैं और extensor कौन से हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि which are the plantar flexors? You can reply me in the group. Which are the plantar flexors at the ankle joint? Class, is everyone hearing me? Tibialis posterior plantar flexor हो गया, gastrocnemius and soleus obviously, tibialis, और which are the dorsiflexors? ओके, tibialis posterior का मुझे पता नहीं, लेकिन tibialis हाँ, soleus और gastrocnemius तो plantar flexor है ही, और tibialis anterior is the dorsiflexor. That's right. तो एंकल जॉइंट को स्टडी करने के लिए इन मसल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। सो देयर शुड बी साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं कि केवल गैस्ट्रोसोलियस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इफ ओनली द गैस्ट्रोसोलियस इज कॉन्ट्रैक्टिंग, देन देयर इज अ टेंडेंसी टू फॉल बिहाइंड, आप पीछे की तरफ गिर जाओगे। और यदि डॉर्सिफ्लेक्सर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप आगे की तरफ गिर जाओगे। तो ये एक यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, I'll show you this. This diagram was is like Indu Khurana is showing you this diagram. आपको स्टैंड करने के लिए ये A वाला एटीट्यूड एज्यूम करना है। यदि प्लैंटर फ्लेक्शन हो गया गैस्ट्रोक्नेमियस से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन से, तो आप पीछे गिर जाओगे। और यदि डॉर्सिफ्लेक्सर्स टिबियालिस आ गए, राइट, तो आप आगे गिर जाओगे। तो प्रोबेबली यहाँ पे टिबियालिस एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों आते हैं, आई एम नॉट श्योर। तो दिस इज what I am wanting to say. अब यहाँ पे पॉजिटिव सपोर्टिंग रिएक्शन में ये हमने डायग्राम देख लिया, राइट, वी हैव गॉन थ्रू द डायग्राम। अभी ये जितने भी पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस है वो नियोनेट्स में बहुत ही अच्छी तरह से मैनिफेस्ट होते हैं और या फिर बहुत ही अच्छी तरह से समझे जाते हैं। तो काफी सारा पीडियाट्रिक रिलेटेड आएगा, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा पीडियाट्रिक्स में। Why? Because these reflexes you will learn anyways in pediatrics. तो अभी मैं केवल जो भी मुझे रिलेवेंट लगा, मैंने वही स्लाइड केवल मैंने यहाँ पे रखी है। तो जब भी पॉजिटिव सपोर्टिंग रिएक्शन मतलब क्या, कि जब भी बच्चा जब भी जैसे यू नो खड़े होने की कोशिश करता है, लाइक यू नो इफ यू हैव अ नियोनेट, और नियोनेट को यदि आप खड़ा करोगे तो जब भी सबसे पहले पैर रखता है, तो when this he will try to put the foot on the ground, जमीन पे या किसी हार्ड सरफेस पे वो पैर रखेगा, तो वो जो सोल ऑफ द फुट है, फुट का जो सोल है, वहां पे क्यूटेनियस रिसेप्टर्स और डीप प्रेशर रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। क्यूटेनियस और डीप प्रेशर रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट होने की वजह से इंपल्सेस जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में, और ब्रेन उसको सेंस करेगा या फिर सीएनएस उसको सेंस करेगा कि फुट पे प्रेशर आ रहा है,
तो फुट को हमको स्ट्रॉन्ग करना है या फिर उसको रिजिड करना है. बिकॉज देयर इज प्रेशर ऑन द फुट, द ब्रेन विल सेंस दैट द फुट नीड्स टू बी स्टेडी. फुट को हमको स्टेडी करना है या फिर फुट को हमको रिजिड करना है. तो आप देख सकते हो afferent impulses from the sole touch pressure receptors and the muscles, because थोड़ा उस पर प्रेशर पड़ने से मसल स्पिंडल भी थोड़े बहुत उनकी लेंथ चेंज होगी. तो वो चेंज होने की वजह से when you put a pressure on the sole, the tendoachilles tendon will also stretch a bit. There is some amount of length change there. So that will pass to the spinal cord, and there will be reflex contraction of both the flexor and extensor. Flexor और extensor दोनों का उस पर्टिकुलर राइट एंकल या लेफ्ट एंकल में, राइट. तो आप एक पैर रखोगे तो उस पैर के एंकल जॉइंट पे दोनों फ्लेक्सर और एक्सटेंसर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और उसकी वजह से वो स्टेडी करेगा एंकल जॉइंट को एक सॉलिड पिलर में. इट विल कन्वर्ट द एंकल जॉइंट एंड द लेग into a solid pillar, because you want that the tone is equal on both the sides, or it is rigid, so that आप ना तो आगे गिरो ना तो पीछे गिरो. So this is positive supporting reaction. This is positive supporting reaction. So stimuli is the pressure afferent from the skin and muscle. What is the effect? The foot is extended to support the body. Leg will become a solid pillar. तो ये कैट्स और डॉग्स में भी ये रिफ्लेक्स आएगा, राइट. तो द पॉजिटिव सपोर्टिंग रिएक्शन का दूसरा नाम है मैग्नेट रिएक्शन. लोही चुंबक हो ना, लोही चुंबक. सो इट इज लाइक व्हाई सम एग्जामिनर मे आस्क यू व्हाट इज मैग्नेट रिएक्शन. सो मैग्नेट रिएक्शन इज दैट योर फुट विल स्टिक टू द ग्राउंड. आपका जो फुट है वो ग्राउंड पे चिपक जाएगा. दैट इज द प्रेशर विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंशन. तो ये एक दूसरा तरीका इसको कहने के लिए. बट पॉजिटिव सपोर्टिंग रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेट रिएक्शन. So again the same diagram, right? Now what is negative supporting reaction? So positive supporting reaction देख लिया. Negative supporting reaction is the exact opposite. When the positive supporting reaction is to stand erect and to develop a static erect posture. Positive supporting reaction हमको स्टैंड करने के लिए है या फिर इरेक्ट पोस्चर एज्यूम करने के लिए है. नेगेटिव सपोर्टिंग रिएक्शन मतलब कि जब भी आपको स्टैंडिंग से आपको पोस्चर चेंज करना है, आपको लेट से बैठना है या फिर एक पैर उठा के आपको फुटबॉल किक करना है, तो दैट मीन्स दैट इट इज द डिसअपियरेंस ऑफ पॉजिटिव सपोर्टिंग रिएक्शन. तो वो इनिशिएट कैसे होगा? So it is initiated by the stretch of extensor muscles. Extensor muscles पे stretch बढ़ने से वो initiate होगा, right? So this helps the limb to be used for activity other than standing or supporting the body weight. So negative supporting reaction is the disappearance of positive supporting reaction, meaning that when you want to change your posture from standing to doing any activity like sitting, or let's say using your leg for something else, that is negative supporting reaction. तो जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव सपोर्टिंग रिएक्शन इस लेग में है, राइट लेग में, तो इसको ये पैर उठाना है, तो व्हाट इट विल डू, ये बेंड करेगा नी जॉइंट को, तो मतलब ये स्ट्रेच हो गया, यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस स्ट्रेच हो गया. तो दिस इज नेगेटिव कि it is started by the, or it is initiated by the stretch of the quadriceps femoris, stretch of the extensor muscles. So this is negative supporting. ज़्यादा कुछ इसमें complicated physiology नहीं है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव याद रखने हैं. तो ये हो गया हमारे लोकल रिफ्लेक्सेस, मतलब कि ये आपको डायग्राम याद रखना है. लोकल स्टैटिक रिफ्लेक्स में control of the tone of anti-gravity muscle, positive supporting reaction और negative supporting reaction, ये दोनों
एक ही साइड पे काम करेंगे। जैसे राइट लेग की बात करेंगे तो राइट लेग के फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर, राइट, उसकी बात करेंगे। और यदि दोनों लेग के होंगे तो राइट लेग के अपने हिसाब से लोकल रिफ्लेक्सेस इनिशिएट करेंगे और लेफ्ट लेग के उसके सेगमेंट पे उसके साइड पे रिफ्लेक्सेस इनिशिएट करेंगे। सो देयर आर लोकल स्टैटिक रिफ्लेक्सेस। नाउ सेगमेंटल स्टैटिक रिफ्लेक्सेस में रिफ्लेक्स इनिशिएट होगा राइट साइड से और वो लेफ्ट साइड के मसल्स को भी कंट्रोल करता है। सेगमेंटल स्टैटिक रिफ्लेक्सेस मीन्स इट विल इन्वॉल्व मसल्स ऑन अपोजिट साइड, meaning that the reflex is initiated from one side and it will control muscles on that side as well as on the opposite side. उस साइड के मसल्स को भी कंट्रोल करेगा और अपोजिट साइड के भी, तो वो अभी हम देखेंगे। तो सेगमेंटल स्टैटिक रिफ्लेक्सेस उसका भी सेंटर स्पाइनल कॉर्ड में है। एक ही रिफ्लेक्स इसमें आएगा, क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। The single reflex is there which is cross extensor reflex, ये आपको याद रखना है। So उसका explanation क्या दिया है? Stimulus is applied to one limb and there is a bilateral response। जैसे मैंने बताया था, एक लिम्ब में अगर आपने स्टिमुलस दिया तो दोनों साइड पे रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है? विड्रॉल रिफ्लेक्स है, फ्लेक्शन और विड्रॉल रिफ्लेक्स, और वॉकिंग का जो रिफ्लेक्स है। सो द क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स इज अ पार्ट ऑफ विड्रॉल रिफ्लेक्स एंड द रिफ्लेक्स विच इज इन्वॉल्व इन वॉकिंग। तो ये दोनों में क्रॉस एक्सटेंसर आएगा। मैं दोनों एग्जांपल आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये याद रख लो, यदि किसी एक लिम्ब को, एक हाथ को या फिर एक पैर को आपने कोई पेनफुल या फिर कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दिया तो उस पर्टिकुलर लिम्ब में फ्लेक्शन होगा ताकि आप उस पेनफुल स्टिमुलस से अपना लिम्ब वापस खींच लो, राइट। सो देयर इज अ फ्लेक्शन ऑफ द इप्सिलैटरल लिम्ब एंड एक्सटेंशन इन द कॉन्ट्रालैटरल लिम्ब। मतलब कि आपने, यदि आपको एक पैर में किसी ने पिन मार दिया या फिर आपका एक पैर कांटे पे गिर गया तो आपने उस पैर को कंट्रोल फ्लेक्स कर लिया या फिर वहां से हटा दिया, होगा क्या कि बैलेंस दूसरे पैर पे आ गया, तो उसको तो एक्सटेंड करना है आपको ताकि आप गिर ना जाओ। So a strong stimulus to one limb will lead to flexion in that limb, but extension in the opposite limb, which will help you to maintain your posture, maintain your static posture. So ये मैं आप समझाता हूँ। तो उसको withdrawal reflex भी बोलते हैं। तो आप देख लो, this small thing is pin, ये यहाँ पे एक पिन है, एक टाँकनी चाहिए अगर, this is pin. The sole of the foot is falling on this pin and the sensory impulses, this pink colored sensory impulses are passing to the spinal cord at a particular segment, right? या फिर in a limited segment में जाएगा impulse और उसके जो what it will do, उसके जो flexor neurons है, ये hamstring muscles है हमारे, semitendinosus, membranosus और biceps, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से ये पैर फ्लेक्स हो जाएगा यहाँ पे और पैर लिफ्ट हो जाएगा। लेकिन साथ ही में इस पे वजन ज्यादा हो जाएगा तो इसको एक्सटेंड करना है, और या फिर वो एक्सटेंडेड है तो इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो यहाँ पे ये जो इंटर न्यूरॉन है, यहाँ पे इम्पल्सिस दूसरी तरफ लेके जाएगा और होगा क्या कि उसके जो एक्सटेंसर मसल्स है, राइट, दैट विल बी स्टिमुलेटेड स्ट्रांगली सो दैट इट इज मेंटेनिंग अ प्रॉपर इरेक्ट पोस्चर, राइट। तो एक्सटेंसर्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग और फ्लेक्सर यहाँ पे थोड़े बहुत रिलैक्स होंगे बिकॉज वी वांट अ प्रॉपर स्टैंडिंग पोस्चर। तो दिस इज द क्रॉस एक्सटेंसर। से क्रॉस मतलब वो क्रॉस करेगा और एक्सटेंसर के लिए वो है क्या, एक्सटेंसर को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स है, इसको विड्रॉल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, राइट। सो दिस इज वन थिंग। दूसरा है ये वॉकिंग। अभी आपको ये थोड़ा इमेजिन करना होगा क्योंकि ये वीडियो नहीं है। ये है हमारा लेफ्ट लेग और ये है राइट लेग। ये जो शेडेड है वो लेफ्ट लेग है और जो अनशेडेड है वो राइट लेग है। तो आप जब चलते हो तो चलते वक्त दो टाइप के वो मूवमेंट होते हैं, स्विंग और स्टैंस। तो जब भी आप पैर को जमीन पे रखते हो उसको स्टैंस बोलते हैं
और जब यह पैर आपका थोड़ा बहुत हवा में रहेगा उसको स्विंग बोलते हैं। तो दिस इज द राइट स्टैंस, मतलब कि राइट लेग जमीन पे है, ये राइट स्टैंस है यहाँ तक। और इसको लेफ्ट स्विंग बोलेंगे कि लेफ्ट लेग हवा में है। व्हाट इज हैपनिंग दैट हियर योर एक्सटेंसर्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, राइट, और यहाँ पे फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब कि यहाँ पे फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि आपका पैर हवा में रहेगा, और यहाँ पे एक्सटेंसर्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर ऑल्टरनेटली द एक्टिविटी विल चेंज, दिस विल बिकम फ्लेक्सर एंड दिस अपोजिट लिम्ब विल बिकम एक्सटेंसर। यहाँ पे फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे एक्सटेंसर, मतलब कि यहाँ पे फिर ये राइट लेग जो है it will be in the air and it will be, you know, the flexors will contract and here the extensors are there. So it is while walking. So walking के वक्त आपके पैर alternately मूवमेंट करेंगे, फ्लेक्सर एक्सटेंसर फ्लेक्सर एक्सटेंसर। तो ये भी एक क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स है। अब मैं यहाँ पे पूछूंगा, थिंग्स आर क्लियर? आर थिंग्स, I hope you have understood so far, because we have many more reflexes coming up. Okay, shall we break? I think we can have a break of 10 minutes because I want to, you know, give a small break so that you can just have a change and we can come back again after, let's say, 10 minutes. So back after 10 minutes, right? So मैं यहाँ पे ये मीटिंग है इसको मैं क्लोज करूंगा और फिर से हम दोबारा से दूसरी मीटिंग शुरू करेंगे। Back after 10 minutes, right? Thank you.